आज हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फिर लास्ट में ईथर पढ़ेंगे। तो इसे तो पहले मैं रफ करता हूँ, जो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा उसको, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। हाँ, तो मेरे बच्चों क्या करना है, हेडिंग डालो बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हाँ, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। तो मैं यहाँ पास हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में इधर करके कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। देख बेटा, इसकी एसिडिक नेचर कैसे होने वाला है, बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा तो इसमें ऑक्सीजन पर प्रेजेंट H को रिमूव होना चाहिए प्रोटॉन के फॉर्म में, कुछ इस तरह से। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो अगर ये एसिडिक नेचर होगा, मतलब एसिड की तरह काम कर रहा होगा, तो इसे H+ को रिमूव करना चाहिए, हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव करना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से इस H को क्या करता हूँ कि प्लस फॉर्म में बाहर निकाल देता हूँ, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आने वाला होगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देते हैं एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि एल्कीन पे ऑक्साइड आयन बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। अब आप ध्यान से देखें, अगर ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब मैं ये बॉन्ड को अगर ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या मैं सिंपल ऐसे कह सकता हूं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। और अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो देखो, अगर ये ऐसे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो जितना ज़्यादा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन को बाइंड करके रखेगा, उतनी स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा, जिससे H को आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो ये तो समझ में आ रहा है कि अल्कोहल ऑक्सीजन पर जुड़े हुए H को प्रोटॉन के फॉर्म में निकाल देता है और ये एल्कोक्साइड आयन बना लेता है, अर्थात ये एसिडिक नेचर शो करता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करने चलूँ कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होने वाला है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, बस 2 डिग्री अल्कोहल लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ कि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये R हो गया, यहाँ पर R, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी H+ को बाहर निकाल रहा हूँ, और जैसे मैं H+ से बाहर निकालूंगा तो हमको ये तो पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा, मतलब यहाँ पर भी एल्कोक्साइड आयन बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर चलते हैं, मैं यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से, ये OH है और मैं यहाँ पर -H+, यहाँ से अगर H+ बाहर निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखते हैं क्या। और ये तीनों की तीनों एल्कोक्साइड आयन तो बनाया है। अब मैं अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को R1 बोलूँ, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को R2 बोल दूँ और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को R3 बोल दूँ, तो जो जितनी ज़्यादा जल्दी H+ देगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ज़्यादा होगी। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब केवल इतना है कि जो जितनी जल्दी से H+ को डोनेट कर दे वो उतनी जल्दी एल्कोक्साइड आयन बना लेगा, और जितनी जल्दी अगर ये H+ को डोनेट करेगा उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ज़्यादा होगी। तो अब इन तीनों में हम कंपेयर करने वाले हैं कि किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होने वाला है। तो देखो कोशिश करते हैं यहाँ पर बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर में, जिन बच्चों को पता नहीं है यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल,
यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ पर लिख देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। जिन बच्चों को पता नहीं है वो यहाँ पर समझ लें। अब देखो बेटा क्या करने वाले हैं, यहाँ बस हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल में एक R ग्रुप दिख रहा होगा यहाँ पर से, और R ग्रुप तो हमको पता है कि ये प्लस I इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर प्लस I इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप हैं, तो मेरे ख्याल से 1 ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। दूसरे साइड मूव करते हैं कि यहाँ पर कितने R ग्रुप हैं, तो यहाँ पर एक तो ये है और यहाँ पर एक है, मतलब यहाँ पर प्लस I इफेक्ट शो करने वाले 2 ग्रुप हैं। जबकि यहाँ पर कितने प्लस I इफेक्ट लग रहे हैं, 3 प्लस I इफेक्ट लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर समझना प्लस I इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। अगर ये R इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और मान लेता हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इतना आया है क्योंकि इसने केवल एक R दिया है इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो आप बताओ क्या ये H प्लस को बाहर निकालना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर तो आप देखो यहाँ पर कितने H प्लस दिखाई दे रहे हैं, कितने I वाले ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, 3, 1 2 3। तो 3 देंगे जिससे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर बहुत ज़्यादा होगा और इस प्रोटॉन को आसानी से ये रिमूव नहीं करेगा। दैट मीन्स ये H प्लस को अगर जल्दी रिमूव नहीं करता है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पर एक R ग्रुप था, इसलिए नेगेटिव चार्ज कम आ रहा था, और नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से H को जल्दी ये रिमूव कर सकता है। और यहाँ पर और थोड़ा सा लेट में करेगा, यहाँ पर और थोड़ा लेट में करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 I है, यहाँ पर 3 I ग्रुप हैं, 3 प्लस I वाला ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो केवल बहने का यही मतलब था कि जितने ज़्यादा प्लस I इफेक्ट होंगे, प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप होंगे, उसकी एसिडिक नेचर उतनी कम होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर तीनों की रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो सबसे ज़्यादा कौन किसमें है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करने वाला है, प्राइमरी। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें एक I ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो H प्लस को आसानी से रिमूव कर देगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होने वाले से कंपेयर में तो ये जल्दी रिमूव नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सबसे ज़्यादा होने वाला तो H प्लस को और रिमूव नहीं कर पाएगा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर यहाँ पर 3 डिग्री की। तो बस ये आपको बताना था मुझे कि अगर आपको 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है तो आप इतना याद रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें एक प्लस I इफेक्ट ग्रुप होता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल में 2 होते हैं, एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर में 3 प्लस I वाला ग्रुप होते हैं, इसलिए उसकी एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं। तो ट्रिक्स यहाँ से केवल ये बनता है कि जितना ज़्यादा, अगर मैं इसका एसिडिक नेचर को लिखने चलूँ, एसिडिक नेचर, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन है, 1 डिग्री, फिर यहाँ पर 2 डिग्री और यहाँ पर 3 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आया। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो एक तरीका और आपको बता देता हूँ कि जिसमें जितना ज़्यादा R ग्रुप होगा, R मतलब कि यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, जितना ज़्यादा प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर मैंने इतनी बार समझाने की कोशिश करी है, अब इन तीनों में से आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ गया हो या नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं ताकि मैं उसको बता पाऊँ। हाँ चलो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं, दैट इज फिनॉल। बेटा अल्कोहल तो खत्म हो गया, जितना मुझे पढ़ाना था, जितने क्वेश्चन में आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर मैंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर समझते हैं फिनॉल। तो जैसे मैं पिछले क्लासेस के अंदर में ये बता के रख दिया था कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एरोमेटिक
एरोमेटिक का सिंपल मतलब था यहाँ पर बेंजीन, जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच रहते हैं उसको हम फिनॉल बोलते हैं। मतलब कैसे कि जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी बेंजीन के रिंग में सीधे अटैच हो जाए तो इस ग्रुप को या इस फंक्शनल ग्रुप को या इस कंपाउंड को या आप बोलो तो इस प्रोडक्ट को हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूं तो आप यहां पर क्या लिख दोगे बेटा कि जब OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब OH ग्रुप बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच या सीधे जुड़े रहते हैं, लिख लो। सीधे कैसे लिखा जाता है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं बेटा, हिंदी लिखने नहीं आ रहा है। डायरेक्टली अटैच होते हैं, अटैच रहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को फिनॉल कहते हैं। तो इस प्रोडक्ट को फिनॉल कहते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। अब इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर बेस पे चलते हैं और नोमेनक्लेचर करने के बाद थोड़ा सा इसके प्रिपरेशन मेथड की ओर मूव करेंगे। तो पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर यहां पर देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन ने इसका सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं, तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं, आप भी डाल लेना। इसके बाद दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देख बेटा क्या करते हैं, इसको हम इस स्टाइल से पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्रुप को ऐड कर देते हैं। जैसे कुछ याद तो आ जाओ। हाँ बेट, ये हुआ। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बेंजीन रिंग है, इसमें मैं OH ग्रुप जोड़ दिया। इस OH ग्रुप के अगर मैं यहाँ पर एक और देखो, इस बेंजीन में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, 1। तो 1 जुड़ने पर इसको नाम देते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अरे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सॉरी। लेकिन अगर इस बेंजीन में अगर मैं 2 OH ग्रुप जोड़ दूं तो इसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। अब यहां बस प्रॉब्लम आया कि ये डाईहाइड्रिक फिनॉल का कुछ अलग तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, इसे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर डाईहाइड्रिक पोजीशन को अगर मैं करना चाहूं, देखो क्या करेंगे बेटा, अगर मैं इसको काउंटिंग करूं तो जहां पर पहले OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पोजीशन को मैं 1 कार्बन दूंगा, उसके बगल वाले को 2 दूंगा। तो इसका अगर मैं नाम करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं कि 1 और 2 पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम आ जाएगा 1,2 डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 1,2 डाईहाइड्रिक फिनॉल, इसका नाम हो चुका है। अगर लेकिन अच्छा एक इसका दूसरा नाम भी है बेटा, जहां पर ये फिनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर आप यहां से लेंगे कुछ इस तरह से, यहां से यहां से यहां तक, तो ये तो एक फिनॉल बन जाएगा। तो देखो जहां पर इसको तो आप फिनॉल मान लो क्योंकि OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये फिनॉल की तरह काम करेगा। तो इसके जस्ट बगल वाले, मतलब जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशंस बोलते हैं। जैसे अभी अगर मैं ग्रीन वाला इसमें नहीं लिखा हूं तो देखो ये तो मुझे फिनॉल दिख रहा होगा, इस फिनॉल में अगर मैं इस पोजीशंस पर, मतलब उसके जस्ट बगल वाले पर जहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में OH अगर चपका देता हूं या OH लगा देता हूं तो यहां पर इस पोजीशंस को हम बोलते हैं ऑर्थो, मतलब कि O पोजीशन। अब इसका अगर मैं नोमेनक्लेचर करना चाहूं तो इसका एक दूसरा नोमेनक्लेचर भी पॉसिबिलिटी है। कैसे बेटा, ये तो मेरा फिनॉल की तरह काम कर रहे वाला हाइड्रोक्सी, तो अब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, केवल 1। ये तो फिनॉल की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो अब इसका नाम अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर दूं कुछ इस तरह से यहाँ पर, और इसको मैं ले जाऊं दूसरे पोजीशंस पर, तो आप इसका नाम कैसे देंगे? अगर आप यहाँ पर से लेते हैं तो ये ग्रुप तो मेरा फिनॉल की तरह काम कर रहा होगा, लेकिन ये कौन सा पोजीशंस है? तो जस्ट बगल वाले पोजीशंस को बोलते हैं ऑर्थो, उसके जस्ट बगल वाले को बोला जाएगा मेटा, और उसके बगल वाले को बोला जाएगा पैरा। तो अभी दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा नंबर पे, कौन सा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे कि मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? मेटा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम, एम का मतलब है मेटा। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, और फिर यहां पर नाम लिख लेंगे दैट इज फिनॉल। लेकिन अगर मैं इसको और नोमेनक्लेचर करने चलूं तो कुछ और भी बन सकता है, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो।